हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा अर्थ के मुकाबले, यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा, हम लोग ये देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारी प्यारी अर्थ है, ये हमारा मून है। तो अर्थ का अपना कुछ एक मास है जिसका हम दे देते हैं नोटेशन m1, और इसको हम लोग दे देते हैं m2, है ना। ये मून है, मून का मास कितना हो गया m2। अब यहां पे आप अर्थ के ऊपर में खड़े हो, है ना, जिसका मास कुछ m है और वेट हम मान लेते हैं 60 kg है। ठीक है। अर्थ का कुछ अपना रेडियस है जिसको हम लोग r1 ले लेते हैं, और मून का कुछ अपना रेडियस है जिसको हम लोग r2 ले लेते हैं। और आपको एक फोन आता है इसरो से कि आप एक एस्ट्रोनॉट बन गए हैं और आपको एक मौका मिल रहा है चांद पे जाने का, है ना। और आपने क्या किया, मम्मी पापा से और अपने रिश्तेदारों से कहा कि मैं एक दिन क्या, मैं चांद की मिट्टी लेकर के आऊंगा, या कह सकते हो कि चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगा, चांद तारे तोड़ करके लाऊंगा। ठीक है। ये कस्मे वादे खा करके आप बैठे हुए थे, तभी आपके पास में अचानक से क्या हुआ, फोन आया कि इसरो वालों ने फोन किया और बोला कि आपको मौका मिला है कि आप चांद की सैर करें, है ना। तो आप खुश हो गए और फिर कुछ कैलकुलेशंस करने लगे, क्या कि मेरा वेट जो है मून पे कितना होगा। तो जैसे ही आप मून पे पहुंचे, ठीक है, और आपका मास कुछ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका मास, है ना, कम होगा या ज्यादा होगा, बताएं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बताइए, आपका मास कम होगा या ज्यादा होगा। जितनों ने कहा है कि सर हमारा मास कम होगा या ज्यादा होगा, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना हाथ उठाएं और गाल पे दे मारें, है ना। क्योंकि मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझ गए। मास होता है कांस्टेंट, कभी बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा, वेट बदलेगा। तो वेट कितना बदलेगा, आइए हम लोग वही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो हमने अर्थ का मास ले लिया था m1, है ना, और मून का मास ले लिया था m2। ये हमारा मून है और ये है हमारी अर्थ। ठीक है। तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा। तो उससे पहली बात ये बताओ मुझे कि जब आप यहां पे खड़े होगे, या सॉरी, अर्थ पे अगर आप खड़े होते हो, तब क्या होता है कि आपके बीच में और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, ग्रेविटेशनल पुल होता है। अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल्स टू एम जी m1 m अपॉन r1 स्क्वायर, ऐसे ही करते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे ही करते हो। यही बात यहां पे भी लागू होगी भाई। अदर प्लेनेट पे जा रहे हो, वहां पे भी एक ग्रेविटेशनल पुल होगा, है ना, वहां पे भी एक ग्रेविटी होगी जो कि आपको नीचे खींच रही होगी, है ना। तब वहां पे आप और आपके और मून के बीच में भी एक क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो वो कैसा होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ। यहाँ पे F1 मान लेते हैं, यहाँ पे F2 ले लेते हैं। तो G m2m अपॉन r2 r स्क्वायर, है ना। R2 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इसका रेडियस है। यहाँ पे M2 हमने क्यों लिया, इसका, क्योंकि इसका मास है, मून का मास है। और ये M और M, ये तो आपका मास है जो कि बदलेगा नहीं, चाहे जहां चले जाओ, है ना, चाहे जहां चले जाओ, चाहे सन पे चले जाओ, वो भी रात में, है ना। कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे होंगे कि सर हम लोग रात में जाएंगे सन पे, सुधर जाओ। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहां पे क्या होगा। वैसे भैया सन पे कभी रात नहीं होती है। कुछ बुद्धिजीवी होंगे यहाँ पे, अपना दिमाग ना लगाएं।
ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वेट कितना हो गया। तो फोर्स की बात हो गई, अब वेट की क्या बात हो, वेट कितना होगा मून पे। ठीक, तो जो फोर्स यानी कि ये जो F2 लग रहा है नीचे की तरफ है ना, वो क्या है आपका वेट ही तो है एक तरह से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, F2 की जगह हम W2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। वेट ऑन मून इज इक्वल टू G, ये हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये M है अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R2 का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, अर्थ के वेट से। अर्थ पे कितना वेट है आपका, फिर उसके बाद में जो हमारे और अर्थ के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण लग रहा है यानी कि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, वो कितना होगा, ये होगा m1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी r1 स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कट सकता है। देखो ये और ये तो सेम होगा, है ना, ये और ये सेम होगा। तो चलो पहले एक बार सिंप्लीफाई मतलब सिंपल तरीके से एक बार लिख देता हूँ आप लोगों को, ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। ये आप लोगों ने सिंपल मैथ्स में पढ़ी होगी, बहुत सिंपल मैथ्स है। तो Gm2 m r1 स्क्वायर अपॉन Gm2 m r2 स्क्वायर, है ना। ऐसा ऐसा ही कुछ होगा बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई सेम वैल्यू है, कांस्टेंट है। ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि मास है, मास तो भाई सेम रहेगा। तो ये और ये कैंसिल आउट करें, यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं, तो हटा दो उधर, हटाओ उधर। तो W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर अपॉन M2 R, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ये क्लियर हुआ। ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला, जो कि सिर्फ ना ही मतलब मून पे ही नहीं बल्कि अदर प्लैनेट्स पे भी ये फॉर्मूला लागू हो सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। हम मून की बात कर रहे थे, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको छाप सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तो मास ऑफ मून कितना है, कुछ 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक, रेडियस ऑफ मून ये कितना है, 1740 किलोमीटर, देख लीजिएगा इतना ही है। ठीक, फिर उसके बाद में मास ऑफ अर्थ ये कितना है, ये है आपका 6 इंटू 10⁻24 kg है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, हमें इन्हीं की जरूरत है। अब हम देख लेते हैं कि वेट कितना होगा। ठीक, तो W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू, जल्दी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, इंटू R1 स्क्वायर, 6400 का स्क्वायर, है ना, ये हो गया, अपॉन M1 6 इंटू 10 इंटू ठीक, थोड़ा सा और आसान आप लोगों के लिए कर दूं, ये स्क्वायर आप हटा करके साथ में ले लीजिए, इन दोनों को साथ में ले लीजिए। अब कैलकुलेट करिए। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कुछ 1.1 अपॉन समथिंग आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको 1/6 मिलेगा, है अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको ये मिलेगा आंसर। ठीक, तो अब हमें क्या मिल गया है कि W2 इक्वल्स अपॉन W1 इक्वल्स टू 1/6 मिल गया, यानी कि वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू द वेट ऑन अर्थ अपॉन 6। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट
मून पे अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम होगा। कितना होगा? 6 गुना कम होगा। समझ गए? यानी कि जैसे कि आपका वेट यहाँ पे कुछ है, तो जैसे ही आप मून पे जाते हैं तब आपका वेट क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स लेस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6 गुना। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि हम कहां पहुंच गए हैं? मून पे पहुंच गए हैं। तो हम अपना वेट जो है यहां पे नापेंगे। तो आपका वेट कितना था? पहले 60 था। कितना था? 60 था। किस, कहां पे? अर्थ पे। तो अर्थ पे जब आपका वेट 60 था, तो मून पे वेट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। यानी कि मून पे आपका वेट कितना हो जाएगा? 10 kg। कितना हो जाएगा? 10 kg, है ना। यानी कि जो सिलेंडर आप अपने घर में नहीं उठा पाते हैं, वही सिलेंडर अगर आप जो है मून पे ले जाते हैं तो आप उसको बहुत ही आसानी से उठा सकेंगे। ठीक है। उसको उठा करके बल्कि कुछ लॉन्ग जंप, हाई जंप भी मार सकते हैं। समझ गए? तो आप ये कारनामे कर सकते हैं मून पे। लेकिन मून पे कारनामे करने भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे आप नॉर्मली सांस नहीं ले सकते हैं। आपको वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एक एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है। तो आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन आपको ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चल गया कि सबसे पहले तो एक फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी अदर प्लैनेट पे हमें अगर वेट निकालना है तो। फिर उसके बाद में हमने एक्चुअली में यहाँ पे कैलकुलेट किया। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इसको खुद से कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। आप लोग समझ गए? लिखिए, अच्छे से लिख करके मुझे बताएं। तो इसको छापे। अब हम लोग बात करेंगे फ्री फॉल की। नोट कर दिया? फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सर्वर खुजाइए, हैं? सोचिए भाई, फ्री फॉल का मतलब क्या? फॉल का मतलब तो गिरना। फ्री का मतलब क्या है? फ्री में गिरना, एक भी रुपए ना लगे। लेकिन ऊपर से अगर कोई गिरा एक मंजिल से, तो उसका तो भाई डॉक्टर का बिल बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। वो तो फ्री फॉल नहीं हुआ। क्यों? वो तो भाई फ्री फॉल नहीं हुआ। तब क्या हुआ? वो कुछ और ही चीज हो गई। फ्री फॉल, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें नीचे गिरती हैं, है ना। नीचे क्या है? ऐसे गिर जाती हैं। ये देखो, जैसे ये गिर गया। तो अब ये फ्री फॉल है कि नहीं है, हमें ये बताना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे सर ये तो फ्री फॉल है। बिल्कुल, आप एकदम सर जो है बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं। ये तो फ्री फॉल है, इट इज अ फ्री फॉल, है ना। लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि फ्री फॉल का मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही वो है, वो चीज नहीं है। ठीक है। यानी कि भाई हमने कोई चीज ऐसे गिरा दी तो वो नीचे गिरती चली जा रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि फ्री फॉल है। जैसे कि क्या बोलते हैं, जब क्या नाम है, न्यूटन साहब जो है एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, तो एप्पल नीचे गिर गया था, तो उन्होंने फ्री फॉल उसको नहीं बोला था। ठीक है, कि वो फ्री फॉल है, फ्री में गिर गया, मतलब फ्री में गिर गया, अरे यार फ्री का सेब मिल गया आओ खाते हैं, है ना। नहीं, ठीक है। मतलब कोई चीज ऐसे गिर जाए, फ्री में मिल जाए, तो वो फ्री फॉल नहीं है। मतलब फ्री फॉल में, फ्री फंड में जो है गिर जाए, तो उसको हम लोग फ्री फॉल नहीं कहते हैं। ठीक है। फ्री फॉल का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ये गिर रहा है तो क्या है, इसके ऊपर में ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना। क्या कर रही है? एक्ट, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है नीचे, तभी तो वो नीचे गिर रहा होता। अगर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती तो ये क्या है, ऊपर जाता। जाहिर सी बात है ना। लेकिन ग्रेविटी के साथ ही साथ में क्या है, आसपास में इसके ऊपर में हवा भी लग रही है। ठीक है ना, हवा भी तो इस पे लग रही है। भाई आप जब बाइक चलाते हो, है ना, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या साइकिल चलाते हो, तो क्या होता है कि आपको हवा लगती है ना। यानी कि हवा क्या कर रही होती है, आपको आगे बढ़ने में एक रुकावट पैदा करती है ना। होता है ना कि भाई आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी। मान लेते कि अगर हवा चल रही होती है, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, तो आप जो है जब साइकिल चलाते हो तो आप बहुत ज्यादा, आपको मुश्किल होती है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। भाई जैसे यही है, आप साइकिल चला रहे हो, है ना। मेरी साइकिल थोड़ा सा अतरंगी है, और
ये देखो साइकिल बन गई और यहां से हवा बह रही है, ठीक है, हवा बह रही है। अब भैया ये साइकिल जो है अपने आप नहीं चल रही है, ठीक, साइकिल अपने आप नहीं चल रही है। आप बैठे हो, आप जो है मुश्किल, अरे क्या है, देखो आपने चेहरा भी उसी तरह बनाया, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है साइकिल, है ना, हवा जो है लगातार जो है बह जा रही है, ऐसे बह जा रही है। आप क्या कर रहे हो कि आप आगे बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन बढ़ नहीं रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हवा जो है आपको पीछे ढकेल रही है ना, क्या है, हवा जो है आपको पीछे ढकेल रही है। आप क्या है आगे तरफ फोर्स लगा रहे हो, वो हवा जो है आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। इसी तरह क्या होता है, जब कोई चीज नीचे गिरती है तो क्या होता है, वो नीचे तो गिर रही होती है, साथ ही साथ में उसके ऊपर में हवा भी लग रही होती है, ताकि उसको ऊपर मतलब कि रोक सके, है ना, क्या है, उसको रोक सके, उसके कह सकते हैं कि इसके पाथ में एक रुकावट आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे दो फोर्स लगने लगा। अब भाई एयर जो है इसको ऊपर फेंकने में फोर्स लगा रहा है, और ग्रेविटी जो है इसको नीचे में लगा रही है, नीचे भेजने में फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करने लगे, है ना, क्या है, दो फोर्स एक्ट करने लगे। तब यहाँ पे जब दो फोर्स एक्ट करने लगे तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्री फॉल नहीं है। क्या है, इसको हम लोग फ्री फॉल नहीं कह सकते हैं। नो, फ्री फॉल हम तभी कहेंगे जब केवल और केवल किसी भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर में ग्रेविटी लगे, तभी हम क्या कर सकते, क्या बोल सकते हैं उसको, फ्री फॉल बोल सकते हैं। टॉल नहीं, फॉल, ठीक है, फ्री फॉल तभी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई कहे कि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब है कि जब उस पे केवल और केवल ग्रेविटी एक्ट करे, कोई अदर फोर्स एक्ट ना करे, जैसे कि हमारा एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब भाई बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे, हम अर्थ पे तो ऐसा चीजें मतलब अगर कोई चीज छोड़ते हैं नीचे गिरती है तो हम नहीं कह सकते कि वो फ्री फॉल है, ठीक है। हाँ, एक केस में हम कह सकते हैं कि जब हम वहां से एयर वगैरह हटा दें या फिर वैक्यूम कर दे उस रूम को, ठीक, एकदम वैक्यूम उसमें से एयर हटा देते हैं, तब क्या हो सकता है कि जब हम उन चीजों को नीचे गिराएं तो क्या होगा, फ्री फॉल होगा। तो देखो इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जो है जो गैलीलियो साहब थे वो लीनिंग पिज्जा ऑफ टावर पे गए, है ना, वहां पे एक बॉल ली, आयरन बॉल ली, ठीक है, गोला सा आयरन बॉल ली, यहाँ पे खड़े थे, है ना, ये एक मिनट, लीनिंग टावर तो नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसे बनाएंगे, हाँ, बहुत ज्यादा लीन हो जाएगा, है ना। लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा, ठीक है, यहाँ पे जो है एक आयरन बॉल और एक जो है वुडन बॉल, ठीक, जिसका शेप जो है सेम था, ठीक है, दोनों का साइज सेम था, एकदम सेम, ठीक, स्ट्रक्चर भी एकदम सेम, गोल गोल, साइज सेम, स्ट्रक्चर सेम, बस मास उनका अलग था। तो जब उन्होंने ये दोनों बॉल को छोड़ा तो वो बॉल जो है दोनों एक साथ गिरी थी, ठीक है। क्यों गिरी थी? क्योंकि यहाँ पे तब उन्होंने, हाँ, इसको फ्री फॉल मान लिया था। क्यों मान लिया था? क्योंकि जब ये दोनों सेम साइज की थी तो इनके ऊपर में लगने वाला, ठीक है, और मास भी इनका लगभग सेम ही, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन था, अंतर था, काफी अंतर था। लेकिन जब इस पे लगने वाला जो नीचे से एयर रेजिस्टेंस था वो दोनों पे सेम लग रहा था, क्योंकि भाई एरिया तो दोनों का सेम था, है ना, दोनों का एरिया सेम था नीचे से। अब बॉल ये है, एक बॉल ये है, देखो दोनों का सेम ही तो है, इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला नीचे से फोर्स जो कि एयर लगा रही है सेम लगेगा, तो इसलिए एयर जो फोर्स लगा रही है उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। नेग्लेक्ट
मान लिया था किसने, गैलीलियो ने, ठीक है। ये गैलीलियो भाई साहब ने क्या है उसको नेग्लेक्ट कर दिया था एयर को, इसलिए यहाँ पे फ्री फॉल माना था और देखा था कि लगभग लगभग ये दोनों साथ में ही गिरे थे, ठीक है। तो ये तो भाई ऐसे नॉर्मली था, ठीक है। और उन्होंने फेदर के साथ में भी किया था, तो फेदर जो है बहुत देर में गिरा था। क्यों गिरा था? क्योंकि फेदर जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हल्का होता है आयरन के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ में फेदर जो है, फेदर का जो क्या बोलते हैं सरफेस एरिया है वो भी कह सकते हैं कि इसके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा फैला हुआ था। अब भाई फेदर कुछ ऐसे होता है, बॉल तो ऐसे है ना, फेदर ऐसे है, बॉल ऐसे है, तो जाहिर सी बात है किस पे फोर्स लगेगा ज्यादा, है ना, किस पे लगेगा, वो क्या बोलते हैं फेदर पे, ठीक है, किस पे, फेदर पे। और ये चीज किसने प्रूव की थी कि फ्री फॉल यानी कि ग्रेविटी पे अगर मतलब कि हम ग्रेविटी पे अगर कोई चीज छोड़ते हैं तो वो चीज क्या है, जिस जो भी चीज है उसकी मतलब उसकी गिरने की जो कह सकते हैं कि टाइमिंग होगी वो किस पे डिपेंड होती है, वो किस पे डिपेंड नहीं होती है, मास पे डिपेंड नहीं होती है। किस पे, मास पे डिपेंड नहीं होती है। कोई भी चीज है अगर हम उसको नीचे भेज रहे होते हैं तो वो जो है कह सकते हैं कि वो जो गिर रहा है, कितना तेजी से गिर रहा है, वो किस पे डिपेंड नहीं होता है, मास पे डिपेंड नहीं होता है। यानी कि मान लेते हैं हाथी नीचे, सॉरी हाथी छोड़ो, किसी जानवर को भाई परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, नॉन लिविंग थिंग की बात करें अगर, यही हम मार्कर ले ले, यही कोई और दूसरी चीज ले ले, थोड़ी सी बड़ी चीज ले ले जिसका मास कुछ ज्यादा है, इसका मास कुछ कम है, ठीक है। इसका मास मान लेते हैं 5 है, तो बाकी जो एक बड़ा सा बॉल ले लेते हैं उसका मास हम 10 ले लेते हैं। तो जब इन दोनों को नीचे गिराएंगे तो इन दोनों के मास पे डिपेंड नहीं होगा कि वो कितना तेजी से नीचे गिरे, या दोनों साथ में गिरे, या एक बाद में गिरा एक पहले में गिरा। तो ये किस पे डिपेंड नहीं होता है, ये डिपेंड नहीं किस पे डिपेंड होता है, एक डिपेंड होता है ग्रेविटी के ऊपर में, और साथ ही साथ में उनके सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है, ठीक है, कि वो कौन वो चीज कितने तेजी से नीचे आएगी, कौन पहले जाएगा कौन बाद में गिरेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड होगा, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड होगा, मास पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं होता। ये कैसे, क्यों, ये कब बात आई, जब न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन बहुत परेशान आदमी रहता था, ठीक, हर बात का कुछ ना कुछ एक दिया है इन्होंने साइंटिफिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत अच्छी भी बात है हमारे जैसे हम लोगों के लिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से लोग आगे आज बढ़ पा रहे हैं, कहते हैं स्पेस में जा पा रहे हैं। चलिए, तो क्या हुआ कि इन्होंने एक मतलब ऐसे ही वो लिया, ग्लास एक कंटेनर लिया और इसके अंदर में वैक्यूम कर दिया, ठीक, क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया। तो उन्होंने एक अपना एक कॉइन गिराया और एक फेदर गिराया, ठीक है, फेदर, एक कॉइन और फेदर दोनों को जब साथ में ऐसे गिराया, ये कॉइन था और ये फेदर, ठीक है, जब उन्होंने इन दोनों को साथ में गिराया तो ये नीचे जो है साथ में आए, ठीक है, क्या है, ये दोनों नीचे साथ में गिरे थे, क्या है, साथ में गिरे थे। इसकी मदद से ये पता चलता है कि भाई इसका मास तो थोड़ा सा ज्यादा था, इसका मास कम था, तो फिर भी ये दोनों नीचे साथ में ही गिरे। क्यों? क्योंकि ये जो है जो गिरना है, यानी कि ये जो ग्रेविटी इन पे लग रही वो मास पे डिपेंड ना होकर के सरफेस एरिया पे ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन तब उस केस में जब इस पे जो है एयर लग रहा हो तब, वरना अगर एयर ना लग रहा हो तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी सबको एक ही तरह एक ही जैसे नीचे खींचती है। तो कभी भी ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी दीदी आपको नीचे गिरा सकती है। समझ गए, क्या है, नीचे गिरा सकती नहीं, गिराएंगी, ठीक है। तो ज्यादा उड़िए नहीं, जमीन से जुड़े रहें, है ना। और ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब अगर कोई चीज बाहर है, बाहर से मतलब एयर वगैरह में गिर रही होती है, तो वहां पे सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया कितना है वो डिपेंड करता है कि वो चीज नीचे कितना तेजी से जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर यही चीज वैक्यूम में कर देते हैं तो वहां पे सरफेस एरिया और मास कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्या है, कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। और ग्रेविटी दीदी सबको एक साथ एक तरीके से खींचती है जब चीज वैक्यूम में रख दी जाए तो। समझ गए, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में देखो क्या होता है कि नीचे चीजें जो है नीचे गिर रही होती है, जैसे कि ये देखो नीचे है, अब नीचे कोई चीज जाती है तो क्या होता है कि एकदम सीधा जाती है ना, क्या है, सीधा ही नीचे गिरती है। तो हम एक मान सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट मोशन हो रहा होगा। क्यों भाई, स्ट्रेट मोशन हो रहा होगा,
है ना, क्या है, स्ट्रेट मोशन हो रहा है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने लिखी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं भाई। अब भाई ग्रेविटी दीदी, ठीक है, किसी भी चीज को अगर खींचती है तो वो नीचे ही जाता है या तो ऊपर। अब हमने ऊपर फेंक दिया, जानबूझकर ऊपर फेंका, यानी कि ग्रेविटी दीदी से गद्दारी, गद्दारी नहीं, मतलब कि उनसे थोड़ी सी दुश्मनी कर ली और हम चीजों को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। हम कह नहीं दीदी हम ऊपर फेंकेंगे, ठीक है, आप नीचे खींचिए हम ऊपर फेंकते हैं, देखते हैं कौन ताकतवर है। दीदी आखिरी में जीती जाती है, दीदी है ना, एक झापड़ मारेंगे नीचे जमीन पे गिरोगे तन्ना से, ठीक है। मतलब ग्रेविटी दीदी यार, हम नहीं मारेंगे, ठीक है। तो कोई चीज जैसे हमने ऊपर फेंकी तो फिर देखो नीचे गिरी ना, ठीक है, तो ये चीज नीचे गिरी, ठीक है, तो जब हम ऊपर फेंक रहे होते हैं तो भी एक ऊपर में मोशन कर रहा होता है, और जब हम ये नीचे आ रही थी चीजें तो नीचे में भी एक मोशन कर रहा होता है। कैसा मोशन, एक स्ट्रेट मोशन कर रहा है ना, स्ट्रेट मोशन कर रहा है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन का हमने क्या है कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। कौन कौन से पढ़े थे, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, v माइनस यू, ये पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। और यहाँ पे क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। तो हम यहाँ पे ए की जगह क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, जी टी इक्वल्स टू वी यू, है ना, ये तो वही चीज रहेंगी। फिर उसके बाद में क्या है, एस इक्वल्स टू, ये पहला वाला आ जाता है हमारा। फिर दूसरा क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था। फिर ए, जहां पे ए है वहां पे हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा जी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो वहां पे हम जी क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। क्या है, वहां पे जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हो, इतनी जरूरत, ठीक है। फिर ये क्या हो गया हमारा सेकेंड, है ना। अब हम तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा हमारा क्या था, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसे था। तो यहाँ पे 2gs हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा, क्या है, तीसरा, ठीक है। मान लेते हैं अगर कोई चीज जो है 10 मीटर हाइट पे रखी हुई थी, और यहाँ याद रखिए ये जो s है, अब ये जो s है वो आपका h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, ठीक है, हाइट, यहाँ पे हाइट हो जाएगी। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। अगर मान लेते हैं 10 मीटर हाइट से कोई चीज अगर हम गिरा रहे हैं, कोई बॉल है जिसको हम गिरा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी, ठीक है, कितनी थी, 0 थी, ठीक। अब यहाँ पे हम कोई चीज नीचे गिरा रहे हैं, तो ये नीचे आने में इसको कह सकते हैं कि कुछ टाइम लगा, हमें नहीं पता कितना टाइम लगा, लेकिन इसकी जो नीचे आने पे वेलोसिटी हो गई, ठीक है, जो वेलोसिटी हो गई वो भी कह सकते हैं कि कुछ 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हमें ये बताना है कि इसको, इस बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा, है ना, कितना टाइम लगा। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, ये वाला फॉर्मूला लगा करके, जहां पे हाइट हमको कितना दिया है, 10 दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो प्लस हाफ इंटू जी, जी कितना है यहाँ पे हम 10 मान लेते हैं या 9.8 मान लेते हैं, क्योंकि अर्थ की जी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और हम इसी को कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं उस केस में जब बुक में आपको दिया हो तब, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ठीक है, 10 हो गई। और फिर उसके बाद में हमारा टाइम हमको नहीं पता, ठीक है, यह टाइम हमको नहीं पता, तो ये 1 और ये 5 हो गया, ठीक। तो 10 इक्वल्स टू 5 इंटू टी स्क्वायर, तो इसको हम नीचे लेकर के आएंगे, तो 5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2, है ना, ये आ गया हमारा आंसर, सेकेंड,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे जी की वैल्यू पहले से ही पता होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमें पहले से ही पता होती है, इसलिए क्या होता है ये इस तरह की कैलकुलेशन करना फिर आसान हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरह की इक्वेशंस पे आप क्या करिए, क्वेश्चंस लगाइए बढ़िया से और इसको अच्छे से छाप लीजिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे हमारे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग जाइए वहां पे, उस लिंक को क्लिक करिए। साथ ही साथ जब आप वहां पे पहुंचेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वहां पे कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि आप खुद से ही नोट्स बनाएं, और वहां पे अगर कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद जरूर करेंगे, हेल्प जरूर करेंगे। और आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। किसी भी चीज की अगर मतलब किसी भी वीडियो की अगर आपकी रिक्वेस्ट होती तो भी हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए, छापिए, मन लगा करके पढ़िए और अच्छे से समझिए सारी चीजें। ठीक है, समझ के पढ़िए तो ही आपको हमेशा के लिए चीजें याद रहेंगी। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।